हाय गाइस, अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि जर्म सेल से जनन कोशिका से कैसे स्पर्म का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो देन सबसे पहले हम ये जानेंगे, है ना, कि जर्म सेल से स्पर्म बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। हिंदी में क्या बोल रहे थे? तो हिंदी में हम इसको बोल रहे थे शुक्राणु जनन मेरे बेटे। क्लियर। अब आपको सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं, शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है, इस शुक्राणु जनन की क्रिया को देखें तो ये कितने स्टेप में होती है, तो आप बता दोगे ये 3 स्टेप्स में होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया 3 स्टेप्स में होती है मेरे बच्चे। फर्स्ट स्टेप जो होता है, उस स्टेप को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना। मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं, है ना। सेकंड जो इसकी स्टेप होती है, उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे ग्रोथ फेज, है ना। ग्रोथ फेज मेरे सोना, है ना। और नेक्स्ट तीसरी जो अवस्था होती है मेरे बच्चे, उसको हम बोलते हैं मेचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मेचुरेशन फेज, है ना। तो जो शुक्राणु जनन की क्रिया है ना, यह क्रिया है ना, इसमें क्या बनेगी? तो शुक्राणु बनेगी, है ना। और शुक्राणु बनने वाली जो ये क्रिया है, इस क्रिया को हम कितने भाग में बांटते हैं? तो आप क्या बता दोगे? 3 भाग में बांटते हैं। एक को तो पहली वाली मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणन प्रवस्था। क्लियर। अब ये गुणन प्रवस्था का मतलब क्या होता है? आपने कभी गुणा देखा? गुणा में क्या होता है? 2 चीजें होती है, 2 से 4 हो जाती है। 4 चीजें होती है, 4 से 8 हो जाती है। मतलब यहाँ क्या होगा? एक जर्म सेल होगा, एक जर्म सेल से क्या हो जाएंगी? 2 जर्म सेल। 2 जर्म सेल होंगी, 2 से कितनी हो जाएंगी? 4 जर्म सेल। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? गुणन प्रवस्था। एक सेल को कई सेल में बदल जाना क्या कहलाता है? गुणन प्रवस्था कहलाता है। मतलब शुक्राणु जनन में जो सबसे पहला प्रोसेस चलेगा, वो चलेगा हमारा मल्टीप्लीकेशन गुणन प्रवस्था, है ना। जिसमें क्या होगा? जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, है ना, शुक्र जनन नलिका में, है ना। क्या बताया था मैंने? टेस्टिस होगा, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल या सेप्टम होंगे, सेप्टम के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे, मतलब शुक्राणु जनन नलिकाएं होंगी। और उन शुक्राणु जनन नलिकाओं में कौन सा सेल होगा? तो जर्म सेल होगा, है ना। ये जर्म सेल क्या करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई लड़का 11 से 13 वर्ष की आयु में जाएगा, तो ये अपनी संख्या को क्या करने लगेंगे? तो गुणन प्रवस्था के अनुसार अपने संख्या को क्या करने लगेंगी? बढ़ाती जाएंगी। और बढ़ा करके परत दर परत ये क्या करेंगे? कई सेल बनाकर टेस्टिस के अंदर क्या हो जाएंगी? ये सज जाएंगी, ताकि उनके द्वारा आगे भी शुक्राणु का निर्माण होता रहे। नेक्स्ट हम आएंगे ग्रोथ फेज में, है ना। अब ग्रोथ फेज में क्या होगा? तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? ग्रोथ होगा। किसका ग्रोथ होगा भाई? तो मल्टीप्लीकेशन के द्वारा जो सेल्स बने थे, है ना, उन्हीं सेल्स का क्या होगा मेरे बच्चे? उन्हीं सेल्स का ग्रोथ होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा मेचुरेशन। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर वृद्धि होगा, है ना, उन्हीं का वृद्धि होगा। नेक्स्ट है हमारा मेचुरेशन। मेचुरेशन का मतलब क्या होता है? परिपक्व होना, है ना। क्या होना? परिपक्व होना, है ना। मतलब जो सेल मल्टीप्लीकेशन से बने थे, जब नए जर्म सेल, वो सेल क्या हो गए? पहले तो वो क्या हो गए? ग्रोथ किए। और फिर ग्रोथ करने के बाद वो क्या करेंगे? तो ग्रोथ करने के बाद वो क्या करेंगे? तो तुरंत ही वो ग्रोथ करने के बाद क्या हो जाएंगे? मेच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, मतलब शुक्राणु में बदल जाएंगे। ये मेचुरेशन में होगा। तो देन स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया है, ये क्रिया कितने स्टेप में पूरी होगी? तो आप क्या बता दोगे? 3 स्टेप में। पहली स्टेप क्या होगी आपकी? गुणन प्रवस्था।
दूसरी स्टेप क्या होगी आपकी, ग्रोथ प्रवस्था, और तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, परिपक्व प्रवस्था, है ना। इंग्लिश वाले मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन के नाम से बुलाएंगे, है ना। तो आइए हम यहाँ देख लेते हैं, है ना। ठीक है, क्या देखेंगे, तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेप्टम या लोब्यूल, लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या हो गया, तो जर्मिनल सेल हो गया, है ना। अब ये जर्मिनल सेल क्या करेंगे, तो पहले वाले अवस्था का काम करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है मल्टीप्लीकेशन, क्लियर, मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें क्या करेंगे, तो जो भी जर्म सेल वहां है वो जर्म सेल क्या करेंगी, तो डिवीजन करेंगी, है ना। क्या करेंगी, डिवीजन, है ना। आपको पहले क्लास में ही मैंने बताया था डिवीजन क्या होता है ना, सेल में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल में तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल में, और इस तरह से एक सेल से कई सेल बन जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, एक जर्मिनल सेल जो होगा वो डिवीजन करेगा, यानी वो क्या होगा, टूटेगा, है ना। 1 से 2 में, फिर 2 से 4 में, है ना। तो 1 था तो 1 से 2 और 2 से 4 हो गया ऐसे टूट कर, है ना। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी, गुणन कहलाएगी मेरे बच्चे, है ना। आप समझ रहे हैं मेरे बेटा, समझ रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, तो जो जर्म सेल कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर है, वो जर्म सेल क्या करेगा, तो वो डिवाइड होगा, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 10 में, ऐसे डिवाइड होगा। यह क्रिया क्या कहलाएगी, मल्टीप्लीकेशन, है ना। और आपको पिछले क्लास में बताया था मेरे बच्चे कि सेल में डिवीजन जो होती है वो 2 तरह से होता है मेरे बेटा जी। कितने तरह से मेरे बच्चे, 2 तरह से होता है ना। ठीक है, एक डिवीजन को हम कौन सा डिवीजन बोलते हैं, तो एक डिवीजन को हम मेरे बच्चे, आप थोड़ा सा बैक क्लास को ध्यान में लाओगे तो आपको याद आएगा कि जब भी सेल को क्या करना होता है, अपने नंबर को बढ़ाना होता है, तब वो क्या करता है, तब वो सेल साइकिल करता है, या क्या करता है, डिवीजन करता है। और कितने तरह से डिवीजन करता है, तो 2 तरह से डिवीजन करता है मेनली। एक को हम बोलते हैं समसूत्री और एक को हम बोलते हैं अर्धसूत्री। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि सेल के अंदर किसी भी कोशिका के अंदर क्या होता है जी, तो गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो अगर कोशिका की विभाजन होती है और उस विभाजन में उसके गुणसूत्र जो हैं क्या होते हैं, आधे आधे नहीं बढ़ते, बराबर जितने थे उतने ही अगले सेल में रह जाते हैं। तो कौन सी विभाजन हो गई, समसूत्री। जैसे ये एक सेल है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र कितने हैं, 46 है, और ये सेल बढ़ता है तो 2 सेल बनाता है, तो इसके अंदर का गुणसूत्र इसमें भी 46 और इसमें भी 46, यानी गुणसूत्र की संख्या क्या रह गई, सम का मतलब समान, बराबर रह गई। तो ये कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री, है ना। और अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा, अर्ध का मतलब मेरे बच्चे होता है मेरे बाबू आधा, है ना। ठीक है, और सूत्री का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। सपोज कीजिए ये एक सेल है जिसमें 46 गुणसूत्र है, और सेल अगर बढ़ता है तो इसके गुणसूत्र भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, 23 यहाँ और 23 यहाँ, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रही, डिवीजन के बाद समान नहीं रही, आधी आधी हो गई। तो ये मेरे बच्चे कौन सा विभाजन हो गया, तो अर्धसूत्री। तो कोशिकाओं में कितने तरह के विभाजन होते हैं मेरे बच्चे, मेनली 2 होते हैं, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। समसूत्री में सेल बटेगा लेकिन उसके अंदर के जो गुणसूत्र हैं वो हर बटे हुए सेल में क्या होंगे, समान होंगे, आधे आधे नहीं होंगे। अर्धसूत्री में क्या हो जाएगा, सेल जितने पार्ट में बटेगा, है ना, ठीक है, हर पार्ट में उसके गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, पहले वाले सेल के इतना बराबर नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये आपकी अर्धसूत्री, है ना। यानी समसूत्री विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पुराने कोशिका के समान बनी हुई रहती है तो वो समसूत्री, और पुराने कोशिका के समान नहीं होती, उसकी आधी हो जाती है तो अर्धसूत्री। तो मेरे बच्चे, यह जो जर्म सेल है ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा, बटेगा, है ना।
1 से 2 में, 2 से 4 में। तो यहाँ देखो तो यहाँ पर मैंने 2n लिखा, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ पूरा 2n लिखा हुआ है। यानी आप हमेशा याद रखोगे कि जर्मिनल सेल जो होती है वो 2n होती है। 2n होती है मतलब डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है मतलब द्विगुणित होती है ना। और द्विगुणित का मैंने क्या बताया था कि उसमें जितने भी गुणसूत्र होते हैं वो सब जोड़े में होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, पेयर में होते हैं। समझ आ रहा है? तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है ना, जोड़े में होती है। और ये जब विभाजन करते हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ हर जगह क्या है? 2n ही है। मतलब यहाँ कौन सा डिवीजन हुआ है? तो आप यहाँ बता दोगे कौन सी डिवीजन हुई है। तो मेरे बच्चे आप बताओगे यहाँ माइटोसिस डिवीजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है ना। कौन सा डिवीजन हुआ है मेरे बच्चे? तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है ना। कौन सा विभाजन? समसूत्री। पहले एक सेल कितने में बटा है? 2 में। एक जर्मिनल सेल कितने में बटा? 2 जर्मिनल सेल में। फिर 2 जर्मिनल सेल कितने जर्मिनल सेल में बटे हैं? 4 जर्मिनल सेल में। और 4 जर्मिनल सेल, 1 से 4 जर्मिनल सेल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? तो मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी सेमेनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जो 1, 2, 3 ऐसे जर्मिनल सेल थे, ये जर्मिनल सेल क्या किया? पहले इन्होंने मल्टीप्लीकेशन किया और मल्टीप्लीकेशन करके क्या कर लिया? इन्होंने अपनी संख्या को क्या कर लिया? बढ़ा लिया, है ना। देन इनमें से ये जो 2n सेल है ना, ये जो आप 2n सेल देख रहे हो, है ना, इन 2n सेल को हम क्या बुलाएंगे? तो पहले तो जर्मिनल सेल बुला रहे थे, अब क्या बुलाएंगे? तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अब इनको हम स्पर्मेटोगोनिया बुलाएंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बुलाएंगे? शुक्राणु जनन कोशिका, है ना। हिंदी में बुलाएंगे शुक्राणु जनन कोशिका, इंग्लिश में बुलाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। तब क्या बताओगे? एक जर्मिनल सेल ने कौन सा डिवीजन किया? समसूत्री डिवीजन किया। इसी वजह से जितने गुणसूत्र यहाँ थे उतने ही गुणसूत्र डिवीजन के बाद भी थे, और समसूत्री विभाजन करके जो सेल इसने बनाई उन सेल को स्पर्मेटोगोनिया के नाम से हम बुलाते हैं। क्लियर है? अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? तो जर्म सेल के पास जितनी एनर्जी थी वो इस मल्टीप्लिकेशन में ही क्या कर दिया? गंवा दिया, है ना। और गंवाकर किस में बदल गया मेरे बच्चे? तो स्पर्मेटोगोनिया में बदल गया मेरे बेटे। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा मेरे बच्चे? तो ये स्पर्मेटोगोनिया खाएगा, पिएगा, भोजन इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करके अपने साइज को क्या कर लेगा? छोटा था, छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा। तो इस अवस्था को बोलेंगे ग्रोथ अवस्था, वृद्धि अवस्था। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? खाएगा, पिएगा, भोजन इकट्ठा करेगा, और भोजन इकट्ठा करके क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्यों भोजन इकट्ठा किया? क्योंकि जो भी एनर्जी थी इसने मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दिया? लॉस कर दिया। अब अगला प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए क्या करेगा? स्टोर करेगा फूड, तब तो इस एनर्जी मिलेगी। तो देन इस मल्टीप्लिकेशन में जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, वो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है कि एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। और ऐसा करने की वजह से उसकी साइज जो छोटी है वो कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ग्रोथ, है ना। और ग्रोथ के बाद अब इस स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बुलाना शुरू कर देते हैं? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बुलाना शुरू कर देते हैं? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मेरे बच्चे, मेरे बेटा जी, बुलाते हैं इंग्लिश में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के नाम से हम इसको क्या करते हैं? बुलाते हैं, है ना। तो देन हम लोग एक बार इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, है ना, एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आपने क्या बताया मैम? 3 स्टेप्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो 3 स्टेप में आपने बताया, पहला यहाँ पे क्या होगा? तो जर्मिनल सेल होगा, जो क्या होगा? 2n होगा। मीनिंग बाय वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे?
तो पेयरिंग में होंगे, है ना। मान लो पेयरिंग यहाँ 46 यानी 46 क्या हो गए, सारे पेयर में हो गए। अब ये फर्स्ट स्टेप वाला काम करेगा, मतलब ये क्या किया मैम, मल्टीप्लीकेशन किया। और मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट ये 1 से 2 बटा, फिर 2 से कितने में बट गया, 4 में बट गया। यही बात तो मैंने आपको बताई। लेकिन नंबर ऑफ गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने होंगे, ऊपर 2n है तो इन सब में 2n होगा मेरे बच्चे, है ना। और इन सब में 2n का मतलब क्या हो गया, इसमें कौन सी विभाजन हुई, कौन सी डिवीजन हुई, तो आपने बताया इसमें समसूत्रीय विभाजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, है ना। क्लियर। और इन सबको क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। और यह प्रोसेस क्या कहलाई, मल्टीप्लीकेशन। और फिर आपको क्या बताया, इन स्पर्मेटोगोनिया के पास जो भी एनर्जी थी वो इन्होंने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। आगे के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, तो इन्हें एनर्जी चाहिए। उसके लिए ये क्या करेंगे, सारा काम बंद, एक ही काम करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे। और इस वजह से इनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब इन्हें क्या बोलेंगे, उसकी वजह से जब इनका साइज बढ़ जाएगा तब इन्हें क्या बोलेंगे, तब इन्हें बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। इन्हें बोलेंगे हम क्या, तो प्राइमरी, है ना, मैंने लिखा हुआ है बगल में, है ना, स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलेंगे। क्लियर। अब ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसे होंगे, तो T2n होंगे, है ना। मतलब इनके पास भी गुणसूत्र कैसे हैं, पेयर में है, ठीक है, 2n है, ठीक है। इनमें ग्रोथ हो गया और ये कौन से सेल कहलाने लगे, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाने लगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहलाने लगे। ग्रोथ वाली अवस्था भी खत्म। अब क्या होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, यह स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, अगेन डिवीजन करना शुरू करेगा, क्योंकि इसके पास क्या हो गई है, डिवीजन के लिए एनर्जी स्टोर हो गई है। देन अब ये क्या करेगा, अब ये फिर डिवीजन करना शुरू करेगा। और जब ये डिवीजन करेगा तो कौन सी डिवीजन करेगा मेरे बच्चे, तो ये डिवीजन करेगा मियोसिस डिवीजन, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन। और अर्धसूत्रीय विभाजन भी ये कितने तरह से करेगा, 2, एक करेगा मियोसिस फर्स्ट, एक करेगा मियोसिस सेकंड, एक करेगा अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और दूसरा करेगा अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में क्या होगा, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना, जो खा पी कर मोटा तगड़ा हुआ था मेरे बच्चे, मेरे बेटे, ये क्या करेगा, तो ये अर्धसूत्रीय विभाजन करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा, जिसमें क्या हो जाएगी, जिसमें ये 1 से कितने पार्ट में, देखो तो मेरे बच्चे टूट गया, ये 1 से 2 पार्ट में टूटा। और जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे वो इसमें हो गए n और इसमें भी हो गए मेरे बच्चे n, यानी इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो दोनों में क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। क्लियर मेरे बच्चे, हाफ हाफ हो गए दोनों में, है ना। ठीक है। तो जब ये प्राइमरी कहला रहा था, तो अब ये जब 2 पार्ट में टूट गया तो क्या कहलाएगा, तब ये 2 पार्ट में टूटने के बाद कहलाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा कैसा था, डिप्लॉयड था, द्विगुणित था, है ना, और साइज में बड़ा था। और उसी के टूटने से हमारे कौन से बन गए, तो द्वितीयक, है ना, स्पर्मेटोसाइट बन गए, है ना। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बन गए, है ना। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, तो आप क्या बोलोगे, हैप्लोइड हो गए, आधे आधे हो गए, n हो गए, है ना। ठीक है। ये कैसे हुआ, तो आप क्या बोलोगे, मियोसिस फर्स्ट से हुआ। क्लियर। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, तो सेल जब टूटता है ना, डिवाइड होता है, तो उसके अंदर का जो क्या होता है, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, वो इक्वल एंड हाफ में बट जाता है। क्लियर। ठीक है। तो अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है प्राइमरी से, है ना, तो है ना, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवीजन करेगा, है ना। और फिर से जब ये डिवीजन करेगा तो वो कौन सी डिवीजन कहलाएगी मेरे बच्चे, तो फिर से जब ये डिवीजन करेगा तो वो डिवीजन हमारी कहलाएगी, कौन सी डिवीजन, तो वो कहलाएगी हमारी मियोसिस सेकंड डिवीजन, है ना।
और मियोसिस सेकंड डिवीजन में क्या हो जाएगा कि सेल तो डिवाइड करेगा, है ना, लेकिन उसके अंदर का जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, वो डिवाइड नहीं करेगा। मतलब मियोसिस सेकंड एकदम माइटोसिस की तरह होगा, यानी यह अर्धसूत्री होगा, है डिवीजन, लेकिन ये कैसे होगा, समसूत्री की तरह होगा। इसमें क्या होगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड तो होगा, है ना, 2 पार्ट में, लेकिन उसके अंदर का जो गुणसूत्र है वो इक्वल एंड हाफ में नहीं डिवाइड होगा। वो जितना सेकेंडरी में था उतना ही उसके डिवाइड होने के बाद वाले सेल में रहेगा। क्लियर? क्लियर। तो अब आप देखो, प्राइमरी से के डिवीजन से क्या बना, सेकेंडरी, है ना, और सेकेंडरी के डिवीजन से कौन बना, टर्शियरी स्पर्मेटोसाइट, और टर्शियरी स्पर्मेटोसाइट को हम क्या बुलाएंगे, तो इसको हम बुलाएंगे मेरे बच्चे स्पर्मेटिड्स। क्या बुलाएंगे, स्पर्मेटिड्स, है ना। अभी स्पर्मेटिड्स कैसे होंगे मेरे बच्चे, तो बड़े होंगे, और कैसे होंगे मेरे बच्चे ये चलेंगे नहीं, यानी चलने वाले नहीं होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, स्थिर होंगे, है ना। और यही स्पर्मेटिड्स किस में बदल जाएंगे, तो लंबे लंबे पूंछ वाले और चलने वाले स्पर्म्स में बदल जाएंगे, है ना। और ऐसे हमारा स्पर्म क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और हमारा ग्रोथ के बाद जो डिवीजन हुआ, और डिवीजन से जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी से जो हमारा क्या बना, स्पर्मेटिड्स बना, स्पर्मेटिड से हमारा जो स्पर्म बना, यह पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो यह प्रवस्था कहलाती है मैच्योरेशन फेज। कौन सी फेज मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तो ये कहलाती है मैच्योरेशन फेज, है ना, परिपक्व प्रवस्था, है ना। तो ऐसे 3 प्रवस्थाओं के द्वारा क्या हो जाता है, स्पर्म बनता है ना। तो देन आपसे पूछा जाता है ना, क्या पूछा जाता है ना, कि एक, है ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के द्वारा, है ना, कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो आप क्या बता दोगे, ये 1 से कितने बने, 2, और फिर 2 से कितने बनेंगे, 4, तो आप क्या बता दोगे, 4 बनेंगे। कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्लियर? तो इस तरह से क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को, है ना, शुक्राणु जनन की क्रिया को हार्मोन के द्वारा, है ना, कैसे नियंत्रित किया जाता है। ओके, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, है ना। ओके, बाय।